तो लास्ट क्लास में जो आप लोगों को बताया वो क्लियर है सभी को? जो लोग भी आ गए हैं उन सभी को लास्ट क्लास में जो चीजें बताई सब क्लियर है? लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? एनी डाउट, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सारी चीजें जो लास्ट क्लास में बताई थी? ओके ग्रेट, ओके सयन, ओके मोहित। चलिए तो बहुत सारे तो बच्चे आ गए हैं जो आने वाले थे, बाकी हेलो एवरीवन। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। हेलो वंदना, हेलो शुभम, ऋषभ, रुद्र, कालिब्य, चंद्रा, अशिति, whoever is attending the class। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया? थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी पढ़ते जाना। अभी शुरू की हमारी कुछ क्लासेस तो एनसीईआरटी पे भी बेस्ड रहेंगी। उसके बाद हम बाद में जरूर और ज्यादा ऊपर जाएंगे। वैसे हम अभी से ऊपर जाएंगे पर बाद में क्वेश्चन का एप्लीकेशन ज्यादा देखेंगे। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो मैंने कल जो बताया था वो सब चीज़ें वापस से स्टार्ट कर मतलब करते हैं एक बार। कल मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको, केमिस्ट्री के बारे में बताया था, फिर उसके ब्रांचेस बताए थे, फिर ऐसे करते करते हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें तक पहुंच गए थे। एंड हम लोगों ने आई थिंक एलिमेंट, कंपाउंड यहाँ तक कर लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है अच्छा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा एक सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया था। चलिए तो आज मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने सारा कुछ पढ़ चुके थे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ पढ़ा था, याद करिए। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। ये टॉपिक फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। मेजरमेंट के बारे में यदि मैं बताऊं तो मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, आज ही नहीं, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी इन छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी ये छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए मैं आपको इसको सिखाने जा रहा हूँ। तो कल मैंने आपको ये बता दिया था कि यूनिट क्या होती है। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, मतलब कि मेजरमेंट जो होता है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग अवर साइंटिफिक स्टडी, हमारी साइंटिफिक स्टडीज के दौरान वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो सामने आती हैं, उनको जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक नंबर और एक यूनिट। कल मैंने आपको बताया था। और यूनिट जो होती है वो क्या होती है? यूनिट के बारे में मैंने बताया था, इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस चोजन, स्टैंडर्ड रेफरेंस चोजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस चूज करते हैं उसे कहते हैं यूनिट। जैसे मान लो आपने कहा 1 मीटर, तो 1 मीटर में एक क्या हो गया? नंबर, और मीटर क्या हो गया? यूनिट। आपने कहा 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 क्या हो गया आपका? नंबर, और डिग्री सेल्सियस क्या हो गई आपकी? यूनिट, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्लियर है? ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इसी में।
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. आई होप यू माइट बी नोइंग देम. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो अलग अलग सिस्टम्स में होती हैं, एसआई, सीजीएस और एमकेएस में. ठीक है, वो कौन कौन से होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये नाम याद रखना है, आई होप आपको पता होगा. मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, तो मास, ये सात क्वांटिटी याद रखनी है आपको. कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. एक और बात, इसका सिंबल एम होता है, लेंथ का सिंबल एल होता है, स्मॉल एल, टाइम का स्मॉल टी, करंट का कैपिटल आई, टेम्परेचर का कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल में मेजर किया जाता है उसका सिंबल होता है एन, और कैंडेला जो होती है, ठीक है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है. ठीक है, और इसमें नाम इनका ये है. ठीक है, इसको आईवी या सीडी में मेजर करते हैं. ठीक है, सिंबल इसका सीडी होता है, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, कैंडेला, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आईवी से रिप्रेजेंट करते हैं. मीटर को का सिंबल एम, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, और मोल का एमओएल. और ये ऐसा यूनिट दी है सातों फंडामेंटल यूनिट की, सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट आपको दे रखी है. कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और इनका क्या क्या ऐसा यूनिट है? मास का केजी, लेंथ का टाइम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. ये भूल जाते हैं हम, मोल जो है वो एसआई यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जो इतना कोई यूज नहीं होता. ठीक है, अब बताइए कितने लोगों को ये क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? गुड गुड गुड. ओके, मोहित, साक्षी, कुणाल, बाकी लोग, बाकी सभी को क्लियर है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं किसी और को? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक बातें और समझते हैं. नेक्स्ट है, मास और वेट में क्या डिफरेंस हो सकता है? आप में से कोई बताएगा मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? एनी वन ऑफ यू? मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? वेट कैन वेरी, मास कैन नॉट वेरी. बिल्कुल सही. और कुछ? इट डिपेंड्स ऑन जी. ओके, वेट इज मास इनटू ग्रेविटी. ओके, गुड मोहित. एकदम मैं सीधा सीधा आंसर पूछ रहा हूं, सीधा सीधा आंसर. ओके, आपने सब प्रॉपर्टी बता दी. आंसर, सीधा सीधा आंसर क्या है? मास इज इक्वल ऑल टाइम. ओके अश्विति, देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं, यदि सीधे सीधे शब्दों में कहूं, बिल्कुल सही ओजस, मैं कह सकता हूं मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेट एक फोर्स है. वेट इज अ फोर्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लगता है. वेट इज अ फोर्स. ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लगता है. देखते हैं मास और वेट में क्या अंतर है. मास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. मतलब किसी सब्सटेंस में इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर का कंटेंट है, कितना मैटर का कंटेंट है. मैटर मैंने कल बताया था, एनीथिंग व्हिच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मैटर का जो कंटेंट है उसे मास से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी ऐसा यूनिट केजी होती है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है. चाहे आप मास को अर्थ पे मेजर करो या मून पे मेजर करो, मास की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम. ठीक है, पर वेट बदल सकता है. वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स. यस, डिराइव्ड क्वांटिटी तो है, पर वेट है क्या? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी, जैसे मान लो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है वेट, जिसको आप फिजिक्स में mg लिखते हैं. ठीक है, तो वेट जो है वो एक फोर्स है. वेट इज अ फोर्स. और मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो मैटर कंटेंट को बताती है.
क्या आपको वेट और मास में अंतर क्लियर? अच्छा, कई बार हम लोग यहाँ पे जो वेट बोलेंगे, वेट का मतलब हम मास ही बोलेंगे। मतलब यहाँ पे मास, केमिस्ट्री में बहुत जगह मास और वेट एक जैसा ही मान लेते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? यस, आपने पूछा साक्षी, द वेट वी मेजर लाइकवाइज इफ वी दे टेल अस our weight is 40 kg, it means 40 newton. No, they tell your weight is 40 kg means your mass is 40. ठीक है, एक बात बताओ, आप कहीं बाजार में जाके बोलो अरे 5.2 न्यूटन आलू देना, 10.2 न्यूटन सब्जी देना, 9.2 न्यूटन शुगर देना, तो वो एक 5 न्यूटन का फोर्स मारेगा आपको। सब्जी वाला बोले ये क्या मांग रहे हो? तो फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग मास और वेट को केमिस्ट्री में सेम जैसा मान लेते हैं। होता नहीं है सेम, ठीक है, सिर्फ वो आम भाषा में उसको सेम मान लेते हैं। क्या आप सभी को मास और वेट का अंतर क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज द 3D स्पेस enclosed by some closed boundary. For example, space that a substance or shape occupies. मतलब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम is the quantity of 3D space. 3D space की वो quantity which is enclosed by some closed boundary. तो 3D में जब हम वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम 3D की चीज है। तो जैसे सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर माने गोला, बॉल, और इसका रेडियस r है, तो हम इसकी वॉल्यूम क्या बोल देते हैं? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब 3D में होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या बोल देते हैं? मान लो इसकी लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है और हाइट भी a है, तो हम इसकी वॉल्यूम बोल देते हैं a दैट इज a क्यूब। यस साक्षी, करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो कितने लोगों को वॉल्यूम क्लियर है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? देन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए डिफाइन होती है वॉल्यूम। गैस के लिए कैसे डिफाइन होती है मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सॉलिड लिक्विड की वॉल्यूम आप जानते हैं। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज क्वालिटेटिवली एक्सप्रेसेस द कॉमन रेशियो ऑफ हॉट एंड कोल्ड। मतलब कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ये किससे पता चलती है? टेम्परेचर से। किससे पता चलती है? टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मतलब किस क्वांटिटी में 5 डिग्री ज्यादा है कि 10 डिग्री ज्यादा है वो बोलना चाहे। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा सकता है, और केल्विन में मेजर किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं ये रिलेशन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये रिलेशन पता है ना आप लोगों को दोनों, कि मैं इनको भी पढ़ा हूं? ये तो पढ़ लिया होगा लास्ट ईयर। अभी तो मैं ज्यादातर वही चीजें बता रहा हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सयन, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो सयन। यस सयन, प्लीज टेल। फर्स्ट वाला नहीं आता? कौन सा नहीं आता? डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, 9/5 वाला, 9/5 प्लस 32 वाला नहीं आता। ओके, जैसे मान लो आपको पता करना है कि 5 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो 5 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो होती है वो क्या होती है? फॉर्मूला होता है 9/5 C और प्लस 32, प्लस 32। तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस से 5 प्लस 32, ये 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 इज 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। 41 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक होता है, और ये नीचे सेकंड वाला तो सबको ही पता होगा। अब क्लियर है सयन?
इज इट क्लियर नाउ? किसी को कोई और प्रॉब्लम किसी भी टाइप की? एनीवन इज हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम? क्लियर है डाउट? ओके, नेक्स्ट है ओके गुड गुड दक्षित। तो नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं। तो प्रेशर को यदि मैथमेटिकली डिफाइन करें तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया पर, मतलब यूनिट एरिया मान लो 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर के ऊपर, 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम प्रेशर कहें। तो ये याद रखना प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी प्रेशर की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट। ओके, और कौन कौन सी यूनिट होती हैं तो ये अभी आपको बताया जाएगा। अलग अलग टाइप की यूनिट जैसे पास्कल होती है, अदर यूनिट्स ऑन एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, मिलीमीटर्स ऑफ एचजी, या जो अभी आपने पढ़ा पास्कल एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी यूनिट के बारे में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा क्या होता है। तो बहुत सारी यूनिट होती है, ये मैंने बताया, जैसे एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, एमएम ऑफ एचजी, पास्कल, ये सब। ठीक है, so these are the different type of units of pressure. What is pressure? Pressure is force exerted per unit area. Force exerted per unit area is pressure. Okay, now next आगे बढ़े, कोई डिफिकल्टी तो नहीं? Shall I proceed? तो ये मैंने थोड़े मेजरमेंट के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको बताए। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं उनके अंदर अब हम घुस रहे हैं। हमने सिंपल चीजें अभी पढ़ी हैं, तो हम एक्चुअल टॉपिक्स में अब जाते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेट अस स्टार्ट विथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है कि आपस में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे कंबाइन करके कोई नया एलिमेंट या कंपाउंड बनाते हैं, उनके लिए बहुत सारे लॉज हैं। तो 5 से 6 लॉज हमको पढ़ने हैं, तो मैं एक एक करके सारे लॉज बताता हूँ केमिकल कॉम्बिनेशन के। लेट अस प्रोसीड इट। ओके, लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट पॉइंट, पहला है, फर्स्ट लॉ इज, आप सभी ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, अच्छा ये दिया था लेवोसियर ने 1789 में। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात एक ही है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यदि ऐसा है तो है क्या इसके अंदर? इन अ केमिकल रिएक्शन, यदि केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट कंज्यूम करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास इज कंजर्व्ड। मास कैसा होता है? कंजर्व। दैट मींस मास इज कंजर्व। तो कैसे? जैसे सपोज मैं कोई केमिकल, सिंपल केमिकल रिएक्शन लेता हूं। सपोज आपके पास है C+O2 गिव्स CO। अब कार्बन का मास मान लो 12 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम हो गया, तो इसका मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हुआ? 12 + 32 44।
12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। तो 44 ग्राम रिएक्टेंट साइड का भी हो गया और 44 ग्राम ही प्रोडक्ट साइड का भी हो गया। इसी को कहते हैं मास बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? मास बैलेंसिंग। और मोहित आपने बिल्कुल सही कहा, दैट इज द रीजन व्हाई वी बैलेंस इक्वेशन। मोहित यू आर राइट, दैट इज द रीजन व्हाई वी बैलेंस इक्वेशन। इसी कारण हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सेम। मतलब जितना रिएक्टेंट मास कंज्यूम करता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी मास का। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। क्या आपको क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्लियर है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? देख लो एक बार, आगे बढ़ूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ, एक सेकेंड, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट या डेफिनेट मतलब बात एक ही है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन बात एक ही है। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट गिव दिस नेम। ओके, उसने दिया था। क्या कहा? ध्यान से सुनो। उसने कहा a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight irrespective of source or origin। मतलब सोर्स और ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड जहां से भी आया है उसमें उन एलिमेंट का रेशियो क्या होगा? सेम। एलिमेंट का रेशियो क्या होगा? सेम। जैसे मान लो वाटर है H2। H2O चाहे हमारे चाहे सी से आए या लेक से आए या रिवर से आए या आपके पानी के नल से आए, टैप से आए, या फिर कहीं से भी आए, ठीक है, टैंक से आए, पानी तो पानी है। H2O इज H2O। H2O किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और ओरिजिन। ऐसा थोड़ी होता है कि सी का H2O अलग है, लेक का H2O अलग है, रिवर का H2O अलग है। आप कहोगे नहीं सर सी का वाटर तो खारा होता है। अरे खारा तो उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व होते इसलिए होता है, होता तो अंदर H2O ही है ना। होता तो H2O है, उसमें कुछ डिजोल्व कर दोगे तो खारा हो गई। तो यदि आप प्योर वाटर कहीं से भी निकालें, प्योर वाटर यदि आप किसी भी जगह से निकालो, चाहे सी से निकालो, लेक से निकालो, रिवर से निकालो, टैप से निकालो, या कोई केमिकल रिएक्शन में वाटर निकल रहा है, वाटर तो वाटर है, कहीं से भी निकले। तो वाटर के अंदर हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा और वो फिक्स रहेगा चाहे वो वाटर कहीं से भी आया हो। This means a given compound always contain exactly the same proportion of element। मतलब H2O के अंदर एलिमेंट का प्रोपोर्शन क्या है? एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो होगा यहाँ पे 2 और 1, तो 2:1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिवर में है तो H3O निकल गया, सी में है तो H2O निकल गया और टैप में है तो H4O निकल गया। ऐसा नहीं होता। H2O तो H2O है। कितने लोगों को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। तो ये जैसे, अच्छा इसको मैं, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिया था वो जॉन डेल्टन ने दिया था 1803 में। नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? पहले तो इसकी डेफिनेशन बताता हूं फिर इसको समझाऊंगा। ठीक है, आखिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? ओके, according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, यदि दो एलिमेंट
एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मैंने कहा दो एलिमेंट यानी दो एलिमेंट के एटम एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द masses of one element that combine with the fixed mass of other are in a ratio of simple whole number। तो जो अभी मैं इसका मतलब थोड़ा आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रहा है कि दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना सकते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 भी बना सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो टाइप के कंपाउंड बनाए, H2O भी बनाया और H2O2 भी बनाया, H2O भी बनाया और H2O2 भी बनाया। जब उन्होंने H2O बनाया तब हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम था और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम था। जब H2O2 बनाया तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम था और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम था। आप देख रहे होंगे यहां हाइड्रोजन का मास फिक्स है, मतलब दिस ऑक्सीजन इज इसका मास है वेरिएबल, ऑक्सीजन का मास वेरिएबल और हाइड्रोजन का मास मैंने फिक्स कर दिया। तो हम कहते हैं कि द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अदर, मतलब ऑक्सीजन किसके फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के, बेयर्स अ सिंपल रेशो। वो एक सिंपल रेशो, वो मैं पीछे वाला पेज बता रहा हूँ, एक मिनट वापस बता रहा हूँ दक्षित, इसको समझा के वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे रेशो आता है पहले मैं समझाऊं। और तो आप देखो यदि, तो इफ यदि आप केयरफुली यहां देखें तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन आर इन द रेशो 16:32 और 16 और 32 को काटेंगे तो 1:2। मतलब वो कह रहा है कि द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अदर, मतलब उस एलिमेंट का मास जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है, उसका रेशो, उसके मास का रेशो एक सिंपल रेशो होता है, सिंपल होल नंबर का रेशो होता है 1:2 जैसे। क्या आपको क्लियर? अब मैं इसकी डेफिनेशन फिर से पिछले पेज पर जाके आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो देखो इसमें यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, यदि दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर, तो यहाँ पे वो एलिमेंट है ऑक्सीजन और फिक्स मास किसका, हाइड्रोजन, बेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। ये इसका जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर होगा, एक जगह 16 एक जगह 32, 16:32 इज 1:2। क्या आपको क्लियर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कोई डाउट तो नहीं? ऋषभ क्लियर है? तो सिंपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसके बाद जो लॉ है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसे ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये थोड़ा सा समझने में 1 मिनट लगेगा इसको, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये रिचर्ड ने दिया था 1793 में। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा when three elements combine with each other, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, कितने एलिमेंट, 3। ध्यान से सुनना पहले, when three elements combine with each other in the combination of two, मतलब मान लो आपके पास एटम ए है, एटम बी है और एटम सी है,
तो ए और बी भी कंबाइन कर रहे हैं और ए और सी भी कंबाइन कर रहे हैं, ए और बी भी कंबाइन कर रहे हैं, ए और सी भी कंबाइन कर रहे हैं एंड फॉर्म 3 कंपाउंड्स। और ए और बी और सी भी, तो इन तीनों से 3 कंपाउंड बन सकते हैं। ए बी सी यदि 3 टाइप के एटम हैं तो इनसे 3 कंपाउंड बन सकते हैं, ए बी, ए सी और बी सी, ठीक है, एंड फॉर्म 3 कंपाउंड्स। देन क्या होता है, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड। मतलब यदि 3 एलिमेंट है और 3 में से 2 का मास वेरिएबल और 1 का फिक्स कर दो। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, यदि 3 एलिमेंट लिए तो 1 का मास फिक्स कर दो और 2 का वेरी करो, तो then the ratio of mass of 2 elements which are combining with the fixed mass of third, मतलब जो मान लो मैंने ए बी और सी है, ए को फिक्स कर दिया, तो ए जब बी के साथ कंबाइन कर रहा है और ए जब सी के साथ कंबाइन कर रहा है, उनका जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। कैसा रेशो होगा? सिंपल होल नंबर रेशो। कैसा रेशो होगा? सिंपल होल नंबर रेशो। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस मूव इनटू एन एग्जांपल। एग्जांपल में हम जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी हुई है कि एक और स्टेटमेंट है इसका, if 2 different elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so are either the same or as a simple multiple of the ratio of masses in which they combine with each other। तो यही जो मैंने अभी पिछली बार बोला था उसी को दूसरे शब्दों में लिखा है कि यदि 2 एलिमेंट हैं और वो एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेशो होगा वो सिंपल रेशो होगा, कॉम्प्लेक्स रेशो नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। जैसे सपोज मेरे पास 3 थे। कौन कौन 3 थे? ध्यान से सुनना बहुत। मेरे पास था हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। मेरे पास था हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन कर सकता है। इन तीनों में हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ कंबाइन किया, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन कर सकता है। तो तीनों के आपस के कॉम्बिनेशंस में 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन ने सल्फर से कंबाइन किया तो H2S बनाया, जब ऑक्सीजन ने सल्फर से कंबाइन किया तो SO2 बनाया। अब मैं क्या करता हूं, सल्फर के वेट को कांस्टेंट रख देता हूं। सल्फर का वेट लेट से 32 ग्राम, ठीक है, क्योंकि एक ही सल्फर लिया है। तो पहले वाले केस में जब H2S आप ले रहे हो तो हाइड्रोजन और सल्फर का रेशो कितना है? 2:32, 2:32। और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन और सल्फर ले रहे हो, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशो क्या है? 32:32। इनको काटोगे तो ये आ जाएगा 1:16, ये आ जाएगा 1:1। मतलब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास वेरी किया और सल्फर को फिक्स कर दिया। तो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कंपाउंड बनाओगे तो उसमें जो रेशो आएगा, जैसे H2O बनाओगे तो 2 H हैं तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक में, इसलिए 1:8 आ गया। तो जब आप इनका रेशो लोगे, किसी एक से रेशो लोगे तो ये 1:16 अपॉन 1:1 करोगे तो आंसर क्या आ गया? 1:16। H2S is to SO2 लोगे तो आंसर क्या आएगा? सिंपल, बहुत सिंपल आंसर आएगा। या H2S is to, ये देखा आपने, सिंपल आ रहा। क्या ये बात आप सभी को क्लियर? और इनको यदि आप, एक मिनट, ये अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वेट। इसको मैं इसको काट के यहां लिख रहा हूं। देखिए, यदि मैं H2S और SO2 का रेशो को डिवाइड करूं इस रेशो से, तो इट इज 1/16 is to 1/8 which is equal to 1/2। बहुत सिंपल है, बस इसको टेंशन नहीं लेना, समझना कैसे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। यदि मेरे पास 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और एक को फिक्स कर दूं और उन तीनों के कंपाउंड्स बनाऊं,
तो जिसको मैंने फिक्स किया है उससे जो दो कंपाउंड बने उनका रेशो और जो बिना फिक्स वाले थे उनसे बने हुए एक कंपाउंड का रेशो सिंपल आता है। सिंपल मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं आता। कितने लोगों को क्लियर है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? ओके दक्षित, अच्छे से। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? गुड 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 गुड। बढ़ूं आगे? वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है कि हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ने कंबाइन करके H2S बनाया, सल्फर ऑक्सीजन ने कंबाइन करके SO2 बनाया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन करके H2 बनाया। तो मैंने आपको तीन लॉ बताया अभी तक। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होता है देखिए। ये गैसियस वॉल्यूम है, वो जिनको टाइप करने में दिया था उनने शायद कुछ एरर किया होगा। गैसियस, गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम में गेलुसेक्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनो। गेलुसेक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसियस वॉल्यूम को लेके लॉ दिए थे। इसका जो डिटेलिंग है वो डिटेल तो आपको गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में, तीसरा चौथा नंबर का चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसमें पता चलेगी इसकी डिटेल्स। पर अभी क्या आया था वो मैं आपको बताता हूं जो इस चैप्टर के काम का है। इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बताया कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस कंबाइन होती हैं और एक केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, when they do so they are in the simple ratio by volume provided that all the gases are at same temperature and pressure। मतलब यदि जो गैस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है वो सभी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं, तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो बहुत सिंपल होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो बहुत बहुत इजी है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने कंबाइन कर H2O बनाया, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा। मतलब यदि फॉर एग्जांपल मैंने ये 100 ml ली, या एक काम करता हूं, एक सेकेंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने वाटर दिया, ठीक है, तो H, एक मिनट, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है अगेन, यहाँ करेक्शन है, प्लीज देखिएगा, ये H2 नहीं है, ऐसा है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। तो H2 यदि 100 ml लोगे तो H2 के करस्पॉन्डिंग O2 तो आधा लेना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन 100 ml लोगे तो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 50 ml। तो कितना वाटर बनेगा, 100 ml। क्योंकि एक आप यदि इसकी यदि देखें तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसका मतलब है एक H2 आधे O2 से कंबाइन करके एक वाटर बनाता है। तो मैं बोल सकता हूं 1 वॉल्यूम H2 कंबाइन विथ हाफ वॉल्यूम O2 टू गिव 1 वॉल्यूम H2। बहुत सिंपल है, सड़ी सी बात है, उसको इसमें दे दिया बस उन्होंने। बस एक बात ध्यान रखना, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर इनका रेशो क्या होगा, सिंपल। सिंपल रेशो मतलब यदि आप यहां देखो, ध्यान से यदि आप देखो तो H2 और O2 की वॉल्यूम का यदि रेशियो देखो तो 100:50 है। 100:50 मतलब कितना हो गया, 2:1। इसको एक तरह से बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। जैसे अपन ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, वो वेट के टर्म्स में पढ़ा था, तो वही का वही लॉ वॉल्यूम के टर्म्स में। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, इसे कहते हैं गेलुसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि H2 प्लस हाफ O2
गिव्स H2O है, तो यदि इसकी 100 ml लगेगी और इसकी 50 ml लगेगी और 100 ml ये बनेगा, तो इनका जो रेशियो 100:50 इज जस्ट 2:1। दैट्स इट। क्या आपको ये क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, इज इट क्लियर? तो मैं नेक्स्ट लॉ चालू करूं? सभी लोगों को क्लियर है? जवाब दीजिए। ओके, सिर्फ ओजस का जवाब आया अभी। ओके विनय, ओके, रिपीट करने का बोल रहे हैं शुभम। ओके, बाकी सबको क्लियर है। शुभम, ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये लॉ कहता है कि यदि आपने कोई केमिकल रिएक्शन में दो गैस को मिलाया, तो मान लो H2 गैस और O2 गैस ने मिलकर H2O गैस बनाई, तो यदि H2 आप देखो, H2 के आगे 1 है, इसके आगे हाफ है, इसके आगे 1 है, तो यदि इसकी मैं 1 वॉल्यूम लूंगा, तो इसकी आधी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी और इसकी 1 वॉल्यूम बनेगी। इसकी मान लो मैंने लेट से एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, 100 ml लिया, इसको 50 ml लेना पड़ेगा, इसका आधा लेना पड़ेगा, तो इनका रेशियो क्या होगा, 100:50 विच इज 2:1। क्लियर है शुभम? शुभम, कोई दिक्कत तो नहीं? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? शुभम, ओके गुड। अब नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आगे चल के हम एक दो बार और पढ़ेंगे। हाल फिलहाल यहां क्या यूज का है एवोगैड्रो लॉ, वो समझिएगा। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, equal number of gases of at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो दो गैस है G1 और G2। क्या कहा आपने मोहित? 2H2 भी तो हो सकता पिछले प्रॉब्लम में। तो यदि बेटा 2H2 होगा प्लस O2, तो ये देगा 2H2। तब भी तो आप इसको यदि ये 2H2O है, तो 2 लोगे तो इसका आधा ही तो हुआ, ये 2 का आधा ही तो हुआ 1। इसको 100 लोगे तो ये 50 ही तो लेना पड़ेगा। समझे मोहित? ठीक है, चलो अब ये वाला समझो, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगैड्रो लॉ कहता है, यदि कोई गैस है, मान लो दो गैस है G1 और G2, इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, और यदि इफ वॉल्यूम इज सेम, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, आर ऑल्सो सेम। ये कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यदि दो गैस G1 और G2 का टेम्परेचर प्रेशर सेम है और कहीं यदि वॉल्यूम सेम हो जाता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। ये ध्यान रखना है, आगे चल के आपको डिटेल में आएगा। क्या कहा मैंने? यदि दो गैस का टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के नंबर भी सेम होंगे। आगे चल के इस चैप्टर में भी और एक गैसियस स्टेट चैप्टर में भी ये डिटेल में आएगा। क्या आपको एवोगैड्रोस लॉ क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूं। यदि आप देखोगे तो एटम और मॉलिक्यूल में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो यहां पे। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O मैंने कहा, तो 2H2 O2 गिव्स 2H2। अभी मैंने बताया था इसके दो वॉल्यूम लगेंगे, इसका एक वॉल्यूम लगेगा, इसका दो वॉल्यूम लगेगा, जैसा मैंने लॉ गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था। तो यदि सपोज, ये तो वही हो गया गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो आपने अभी पढ़ा, उसका एग्जांपल आया हुआ है। तो मैंने ऐसे कहा, सपोज कोई गैस है हाइड्रोजन, और ये अलग कंटेनर में, ठीक है, इस एग्जांपल को भी भूल जाओ। हाइड्रोजन गैस, हाँ दोनों सेम ही है, वो एग्जांपल यहाँ सेम लिखा गया, मैं एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मान लो हाइड्रोजन गैस और मान लो ऑक्सीजन गैस,
अलग अलग कंटेनर हैं, दोनों डिफरेंट कंटेनर। ये कंटेनर ए में रखी, कंटेनर बी में रखी। मान लो इसका टेम्परेचर टी है और प्रेशर पी है, इसका भी टेम्परेचर टी है और प्रेशर बी। अब इसका वॉल्यूम वीए है, इसका वॉल्यूम वीबी है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nb है। तो हम कहते हैं टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है, बट इफ वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B, ये दोनों की वॉल्यूम बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. This you should remember. This is important. Now, is it clear? Any doubt? Any problem? किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब आखिरी एक और लॉ आएगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा था, आज तो चलो ठीक है, ये थ्योरी आ रही है। अब थोड़ी देर से और अब इसके बाद अगली क्लासेस से क्वेश्चंस का नंबर काफी बढ़ जाएगा, और अगली क्लासेस से एक दो क्लास के बाद आपको जेई नीट ये सारे क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे। तो अब आप एक आदत बना लो सिंसियरली रिवीजन करने का और कॉन्सेप्ट को पढ़ने का। अभी तो क्या छोटी मोटी चीजें चल रही थी, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में आती जाएंगी। और जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट आएगा इसी चैप्टर में, अभी एक आध लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, उस मोल कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अटेंड किया था, थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने बताई थी उस समय भी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू हु कैन आंसर मी? एटम इज इनडिविजिबल, करेक्ट मोहित। हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? क्या कहता है ये थ्योरी? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल मतलब जो दिखता नहीं, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नेवर बी फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब किसी चीज के हम टुकड़े 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 करें तो डाल्टन के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाल्टन ने कहा था, डाल्टन के मुताबिक आखिरी में जो चीज बचती है वो एटम होता है। क्या होता है आखिरी की चीज? एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते जॉन डाल्टन के मुताबिक। उसने कुछ और बातें भी कही थी। क्या कही थी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं सपोज CO2 से आया हुआ कार्बन या मीथेन से आया हुआ कार्बन, कार्बन तो कार्बन है, तो कार्बन कहीं से भी आए कार्बन तो कार्बन है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, मतलब सेम एलिमेंट का एटम सेम होगा। कार्बन का एटम हमेशा कार्बन का ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा CO2 का कार्बन अलग है और मीथेन का कार्बन अलग है, कार्बन तो कार्बन है। एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम सेम थोड़ी होंगे, दे आर नॉट सेम। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे और सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से एकदम? कोई डिफिकल्टी? और क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। वो कहते हैं यदि दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट यदि कंबाइन हो तो वो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन यदि दो ऑक्सीजन से साथ कंबाइन हो जाए तो वो CO2 बना सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर भी एक कंपाउंड बना सकते हैं। इसने कहा कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। मतलब यदि CO2 बनाना है तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा।
CO2 बनाना है तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? अब एक दो पॉइंट और है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Important point है, केमिकल रिएक्शन जब जब होती है तो डेल्टन के मुताबिक केमिकल रिएक्शन में एटम खत्म नहीं होता, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एटम सिर्फ रीअरेंज होता है। रीअरेंज का मतलब, मान लो उसने कहा H2 plus O2 gives H2O, तो बोल रहा है ये दोनों का अरेंजमेंट बदल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हुए और इन्होंने H2O बनाया। तो डेल्टन कहता था कि एटम ओनली रीअरेंज एंड फॉर्म प्रोडक्ट, एटम रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दैट्स इट, यही इन्होंने बताया था। और एक बात और लास्ट, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जितने लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। सारे जो लॉज अभी तक पढ़े सभी को डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी, इसलिए डाल्टन्स थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। अब बताइए, मैंने 6 लॉ बताया आपको, कौन कौन से 6 लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर बताया मैंने आपको गेलुसेक्स लॉ, और फिर लास्ट में आपको बताया एवोगैड्रोस लॉ। और ये 7वां थ्योरी बताई, मतलब 6 लॉ और एक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या आप सभी को इतना सब कुछ जितना आज पढ़ाया क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट तो नहीं? सभी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, सभी लोग जवाब दें। काई बल्या क्लियर है आपको? साक्षी, कुणाल, वंदना, अभी तक जितना पढ़ा है, सयन, शुभम, ऋषभ, ओजस, शुभोजीत, रुद्र, दक्षित, मोहित, विराज, शुभाशीष, विनय, क्या आप सभी को क्लियर है? शुभोजीत, ओके। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में ही नहीं, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो फिजिक्स में भी काफी काम आता है और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको काफी काम आएगा, जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। अनसर्टेनिटी मीन्स एरर आना। अनसर्टेनिटी मीन्स एरर। अब आप जब किसी चीज को मेजर करते, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सुना होगा, या स्क्रू गॉज के बारे में सुना होगा, या टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर के बारे में सुना होगा, या मैनोमीटर होता है, या अलग अलग चीजों को मेजर कर, या हम सिंपल स्केल की बात करें, यदि हमको कुछ मेजरमेंट करना है तो हम स्केल की बात करते हैं। स्केल जो होता है ना अपना प्लास्टिक वाला या लकड़ी वाला, उससे आप लेंथ मेजर कर सकते हो। तो जब कभी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को करते वक्त कुछ ना कुछ एरर भी हो सकती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सकता है ना आए, तो उस मेजरमेंट के एरर को ही कहते हैं अनसर्टेनिटी। और उस एरर को वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बातों को एक साथ लाने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं साइंस। मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। एरर इन मेजरमेंट होता है अनसर्टेनिटी। टू रिप्रेजेंट experimental and theoretical data, there are meaningful ways to handle it.
तो इस डेटा को, जो आपको एक्सपेरिमेंट से वैल्यू मिली या थ्योरी से जो वैल्यू मिली, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डेटा जो है, इसमें हो सकता है एरर आ जाए। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उन सबको पढ़ने के लिए हम कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं। इनमें अब सबसे पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इसको लिख भी लेना आप अपनी कॉपी में। साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म n इंटू 10 टू द पावर n। n इंटू 10 टू द पावर n, इसका मतलब होता है n क्या होगा? n इज की वैल्यू 1.000 से लेकर 9.999 तक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर को आपको के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट ऑन लेफ्ट साइड, ऑल डिजिट्स ऑन राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूं। सपोज आपके पास लिखा है 12, तो 12 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आपको लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर चलता है, लेफ्ट साइड में एक ही नंबर चलता है। हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर n की टर्म्स। ठीक है, सपोज 123 लिखा है, तो कैसे लिखेंगे? 1.23 इंटू 10 टू द पावर 2। फिर 1234 लिखा है, तो कैसे लिखेंगे? 1.234 इंटू 10 टू द पावर 3। बहुत सिंपल है। क्या ये बात आपको क्लियर है? किसी को ये जो स्मॉल n होता है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज कहीं लिखा है मेरे पास 0.0023, तो मैं 0.0023 को कैसे लिखेंगे? एक दो तीन पॉइंट खिसकाना राइट में, तो हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर -3। 2.3 इंटू 10 टू द -3। मुझे लिखना है 0.04, मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.0, 2 पॉइंट खिसकाना है, इंटू 10 टू द पावर 2। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्लियर है सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम यहां तक? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू, एनी डिफिकल्टी? ओके, मैं अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करके बताना यहीं पे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लीज करके बताइएगा। कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपको इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। करिए फटाफट, 2 मिनट में करिए सारे सवाल। डन? ओके,
ओके, करूं स्टार्ट? ऑल डन? हो गया सबका? गुड गुड गुड। पहले का आंसर बताओ क्या आएगा? मैं बताऊंगा वही बताएगा। दक्षित, दक्षित फर्स्ट का आंसर बताओ। दक्षित फर्स्ट का आंसर बताओ। आप लोग आंसर्स लिखिए नहीं। क्या लिखेंगे? 2.32508 इंटू 10⁻²। दक्षित आपका आंसर नहीं आया। और आप आंसर एवरीवन पे नहीं करेंगे चैट बॉक्स में। डोंट आंसर टू एवरीवन, जस्ट आंसर प्राइवेटली। चलो, शुभम, शुभम मुझे आंसर बताओ सेकंड वाले का। शुभम, आंसर मी द सेकंड वन। नहीं आ रहा है? नो मतलब आंसर नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे आंसर? नहीं आ रहा है? देखो बेटा, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद लगा रहे हैं, तो 1.6 राइट में खसकार, इसलिए 10⁻⁻⁴। दिक्कत है क्या कुछ इसमें? अब क्लियर है? यस मोहित, योर आंसर इज करेक्ट, बट चलो नेक्स्ट। साक्षी, थर्ड वाले का बताओ। बिल्कुल सही साक्षी, 5.0 इंटू 10⁻⁻3। ओके, नेक्स्ट अब बताने जा रहे हैं, एक मिनट। कुणाल, कुणाल फोर्थ का आंसर बताओ फटाफट। कुणाल, फोर्थ का आंसर बताओ। मोहित, आपसे नहीं पूछा अभी, यहाँ प्राइवेटली बता सकते हो। प्राइवेटली आपने मुझे आंसर बताया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है मोहित। आई एम आस्किंग टू कुणाल, व्हाई कुणाल इज नॉट रिप्लाइंग? कुणाल सो गए हो क्या? मैंने माना गर्मी है, पर सोना नहीं है क्लास में। कुणाल, ओके, कुणाल शायद सो गया है। शुभजीत ने सही आंसर किया है, मोहित ने भी सही आंसर किया है। तो आंसर इज 6.732 इंटू 10⁻3। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऋषभ, आपका भी सही है। नेक्स्ट मुझे आंसर करने जा रहे हैं ओजस। ओजस, आंसर बताओ इसका। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए ओजस। सयन, आपका आंसर सही है। गलत है सयन, आपका आंसर। मोहित, आपका आंसर सही है। ऋषभ, आपका आंसर सही है। मैंने जिनसे पूछा था वो आंसर नहीं दे रहे क्या? ओजस से पूछा था मैंने, ओजस भी आंसर नहीं दे रहे हैं। ओजस ने अभी आंसर दिया है, ओजस आंसर इज करेक्ट। ओजस का आंसर सही है, 9.9999 इंटू 10⁻⁴। करेक्ट। नेक्स्ट आंसर कौन देगा? विराज। नेक्स्ट आंसर विराज। यस ऋषभ, मोहित, आपका आंसर सही है। विराज आंसर दे रहे हो? विराज आचार्य, आंसर दीजिए। ओके ऋषभ, आपका आंसर सही है।
इट इज 7.3267 इंटू 10⁻²। विराज ने मेरे को आंसर नहीं दिया है अभी तक। सेवेंथ और लास्ट वाला मोहित बताएंगे। मोहित, डन। एक और मोहित है शायद, दो मोहित है। दूसरे वाले मोहित, ओके चलिए, तो आंसर है 9.234739 इंटू 10⁻3। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस दक्षित। तो कितने लोगों को साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन आ गया और एकदम क्लियर है? यस प्लीज बताइए। क्लियर है, आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ओके ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम, व्हाट शैल आई रिपीट? कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट करने का बोल रहे हैं? ओके विराज। शुभम, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? विच क्वेश्चन शैल आई रिपीट? शुभम नावले, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक ही रिपीट करूं? जो समझा रहे थे तब क्या कर रहे थे आप? हे भगवान। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन मतलब आपको पॉइंट के लेफ्ट साइड में ओनली वन डिजिट अलाउड है और बाकी सारे डिजिट, ऑल डिजिट्स राइट साइड में। ठीक है, सारे डिजिट राइट साइड में, एक डिजिट लेफ्ट साइड में। और कुछ भी हो जाए तो पावर 10 चढ़ा दो, 10 की पावर में। जैसे 123, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1.23 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻² क्या होता है? 100। 100 इंटू 1.23 करेंगे तो कितना आएगा? 123। तो देखो आपने 123 को 1.23 लिखा, तो शुभम लेफ्ट साइड में कितना नंबर आया? एक। और राइट साइड में कितने आए? दो। लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 732.72, तो अब आपको इधर खिसकाना है तो दो डिजिट इधर खिसकाना पड़ेगा इसको। तो 7.3272 मतलब आपने दो डिजिट पॉइंट खिसकाया। लेफ्ट में दो डिजिट पॉइंट खिसकाएंगे तो 10 की पावर में पॉजिटिव आएगा, 10⁻²। सपोज आपके पास 0.00123 है, तो अब आपको कितना राइट में खिसकाना है? एक, दो, तीन, तीन डिजिट राइट में खिसकाना है। तो आंसर क्या आएगा? 1.23 इंटू 10⁻123 -3। अब क्लियर है शुभम? शुभम, ओके नेक्स्ट। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होते देखो, मैं ये आपको ऑलरेडी आता है, सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप कहीं अटके नहीं। जैसे सपोज हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करना। जैसे मान लो मेरे पास है 5.6 इंटू 10⁻5, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6.9 इंटू 10⁸। तो इस तरह के क्वेश्चन ना कई बच्चे नहीं भी सॉल्व कर पाते, इसलिए बोल रहा हूँ। ये है तो सिर्फ मैथ्स। 5.6 इंटू 6.9 को अलग लिख लो, और 10⁵, बेस इज सेम, वी कैन ऐड पावर्स। 8 और 5 13। तो 5.6 इंटू 6.9 कितना आएगा? ये सॉल्व करना तो आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, हो जाएगा 3.864 इंटू 10⁻, इधर पॉइंट आया तो 14। कितने लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन क्लियर है?
कोई डिफिकल्टी तो नहीं, इस टाइप का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बहुत। सपोज मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज हमारे पास है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अपन इसको लिख सकते हैं 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिखेंगे, ऐड कर दो, -2 प्लस -6 हो जाएगा 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8। इट बिकम्स 24 ध्यान से देखना 50 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लो, तो 2.450 इंटू 10 टू द पावर इधर घटाया तो एक +1 करना पड़ेगा, तो -7 होगा। क्लियर है? ओके, गुड सयन, क्लियर है? यस और नो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और ऑपरेशंस भी करके देखते हैं। सपोज मेरे पास है 2.7 इंटू 10 टू द, ये आप करके बताओ चलो, अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। एक क्वेश्चन ये आप करके बताओ, और एक देता हूं 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। बस इतना कर दो, पूरा आंसर बताओ। हाँ 5.5 है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 अपॉन 5.5। वो जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताओ मुझे आखिरी में। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो डिवीजन में कुछ नहीं है, हम लिख सकते हैं 2.7 अपॉन 5.5 इंटू, जब बेस इज सेम इन डिवीजन वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर, तो -3 -4 करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, पर सॉल्व कर सकते हो। 2.7 अपॉन 5.5 नहीं कर सकते क्या तुम? 0.4909 इंटू 10 टू द पावर -7 आएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.909 इंटू 10 टू द पावर, क्या, हाँ ठीक है, -8। ये आंसर आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने गलत निकाला आंसर। दिस इज द आंसर, चेक इट। मैं सोच रहा था आज कि ये टॉपिक पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मुझे लगा आप लोग तो कर ही लोगे, मैथ्स है सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। और देखो इसमें भी आप गलती कर रहे हो, इसलिए ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी है। घर जाके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप घर में बैठ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो, 6.65 प्लस 0.895, बिल्कुल सही। सुभाशीष, आपका आंसर सही है, 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4। यस, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, क्लियर है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं किसी को भी? चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं आप लोगों से होता है कि नहीं, एक और सिंपल, बहुत सिंपल।
2.5 into 10 to the power minus 2 minus 4.8 into 10 to the power minus 3, इसको करके बताओ। इसका आंसर कौन देगा, देखते हैं। ओजस, आपका गलत जवाब है। मोहित, गलत जवाब है। सयन आपका सही जवाब है, सयन विश्वास का सही जवाब है। अरे भाई कॉमन लेना है ना, ये इसको कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो आप 10 टू द पावर माइनस 2 को कॉमन ले लो। 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2.5 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। 10.2 इंटू 2.5 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.48 हो जाएगा। हो जाएगा 2.5 minus 0.48 can be written as 2.02 into 10 to the power minus 2. This is the answer. फिर इतना सिंपल कर रहा हूं, फिर क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अरे क्लियर है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं किसी को, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू एनीवन? तो जितने क्वेश्चन कराए क्लियर हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहा हूं, ठीक है, ये तो सिंपल था। अब हम अगले टॉपिक की ओर जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन नहीं, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये टॉपिक फिजिक्स में भी आएगा। शुरू की चीजें ना ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, होते क्या हैं, वो हम समझते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज कैसे प्रिसाइस है और कैसे एक्यूरेट है। हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तब हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा किया गया मेजरमेंट का रिजल्ट प्रिसाइस भी आए और एक्यूरेट भी आए। अब पर एक बात ध्यान रखना, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में थोड़ा सा अंतर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको हम पढ़ते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंट or in every experiment, measurement has some amount of uncertainty associated with it. So result are to be precise and accurate. Uncertainty मतलब error। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं, किसी भी मेजरमेंट को लेते टाइम, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम हो सकता है हमसे कुछ एरर हो जाए। तो हमसे कुछ एरर यदि हो रहे हैं तो उन एरर को देखने में हम ये तो कह नहीं सकते हर बार कि आंसर परफेक्ट है, तो उसका यहाँ पे टर्म होता है प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट और प्रिसाइज में क्या अंतर होता है, देखो ये दोनों शब्द अलग अलग है। प्रिसाइज इज डिफरेंट थिंग, एक्यूरेट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज प्रिसिशन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। प्रिसिशन, प्रिसिशन refers to the closeness of various measurement for the same quantity। मतलब सेम क्वांटिटी के हमने बहुत सारे मेजरमेंट किए, तो प्रिसिशन मतलब हम कहेंगे कोई रिजल्ट तब प्रिसाइज है जब वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास है। यदि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास है तो हम उस रिजल्ट को बोलते हैं दैट रिजल्ट इज प्रिसाइज, दैट रिजल्ट इज प्रिसाइज।
एक्चुअल वैल्यू के आसपास होना इज प्रिसिशन। ठीक है, तो एक्यूरेट क्या हुआ फिर? तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी is the agreement of a particular value to the true value of the result। मतलब एक्यूरेसी का अर्थ ये होता है कि जो वैल्यू आपने निकाली है वो लगभग लगभग सेम ही है। हम मान ही लेते हैं इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। मतलब हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू हमारी आई वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, हाँ ऋषभ मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। प्रिसिशन मतलब ओरिजिनल वैल्यू के आसपास होना, और एक्यूरेसी का मतलब लगभग ओरिजिनल वैल्यू ही होना। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लो आपके पास ट्रू वैल्यू 2 ग्राम है, किसी की ट्रू वैल्यू 2 ग्राम। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चला कि एक स्टूडेंट ने ए ने उसकी वैल्यू निकाली 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। तो एक कोई स्टूडेंट ए था, उस स्टूडेंट ए ने क्या करा, वैल्यू निकाली 1.95 और 1.93। तो ये तो 2 ग्राम से बहुत दूर है, तो हम कहेंगे इट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो ये प्रिसाइज है ना एक्यूरेट, तो दे आर, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है 1.95 1.9 नहीं सॉरी ये तो नाइदर प्रिसाइज नहीं, ये जो है 1.95 और 1.93 जो है, ये दो वैल्यू आसपास है, ये तो प्रिसाइज होंगे। दीज आर द प्रिसाइज वैल्यू एज दे आर क्लोज टू ईच अदर। ये प्रिसाइज वैल्यू क्यों है? ये, और ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू तो 2 ग्राम है, एक्यूरेट वैल्यू कितनी 2 ग्राम, और उसके आसपास के दो रिजल्ट आए, एक 1.95 एक 1.93। अब ये 1.95 और 1.93 आपस में भी आसपास है, 1.95 एंड 1.93 ये आपस में भी आसपास वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज वैल्यू। तो फिर दूसरे टाइप की कौन सी होंगी? मान लो इसका एवरेज, अच्छा इसका एवरेज आया 1.94, ध्यान से सुनना, इसका एवरेज आया 1.94, इन दोनों का लिया, तो जो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, 0.6 की दूरी पे है, तो 0.6 की दूरी पे जरूर है, और इनके ये जो वैल्यूज हैं ये लगभग लगभग आसपास है, इसलिए प्रिसाइज कहा। सपोज एक सेकेंड, वो स्टूडेंट बी है, उसने पहला रिजल्ट 1.94 निकाला और दूसरा 2.05 निकाल लिया, तो हम क्या कहेंगे? दे आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो ये प्रिसाइज है ना ये एक मिनट, ये ना गलत इसमें टाइप है, जस्ट 1 सेकेंड। दे आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, एक मिनट। स्टूडेंट सी आया, स्टूडेंट सी ने एक वैल्यू निकाली 2.101 और दूसरी वैल्यू निकाली 1.99। अब 2.01 और 1.99 2 के तो बिल्कुल पास में है, तो इनको हम बोल सकते हैं एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट। बोथ आर, ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। प्रिसाइज तो होंगे ही होंगे, दे आर प्रिसाइज ऑल्सो एंड एक्यूरेट ऑल्सो। प्रिसाइज क्यों है? प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू आसपास है, आसपास वाली वैल्यू को प्रिसाइज कहते हैं। और एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू जैसी है, ट्रू वैल्यू के पास इनका एवरेज 2 आ रहा है। तो क्या आपको ये क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को जितना अभी बताया है सब क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस प्लीज। प्रिसाइज होना मतलब आसपास होना, और एक्यूरेट होना मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा होना। इफ एवरेज इज 2 देन इट्स एक्यूरेट, यस।
तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया आप सभी को क्लियर है? आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज वंस। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले आज स्टार्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट लॉज से, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट लॉज के पहले आई थिंक जस्ट वन सेकेंड, अपन ने आज सबसे पहले स्टार्ट किया था मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर साथ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है, वेट क्या होता है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट। फिर हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। वॉल्यूम के बारे में क्या पढ़ा कि वो 3D स्पेस जो इतना एनक्लोज होती है उस बाउंड्री को, उसको वॉल्यूम कहते हैं। फिर टेम्परेचर किस लिए होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताने के लिए मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा जस्ट वन सेकेंड, कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमने देखा। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े। फिर उसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सेम। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब हमने पढ़ा कि ये कहीं से डिस्पाइट ऑफ सोर्स और ओरिजिन, पानी कहीं से भी आए, पानी तो पानी है, हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा कि यदि एक तीसरा एलिमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा कि यदि कोई एक एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट से कोई दो एलिमेंट के एटम को हम लेते हैं और एक का मास फिक्स करते हैं और दूसरे का वेरिएबल करते हैं, क्या करते हैं, वन दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर बेयर अ सिंपल रेशियो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा, यदि तीन तीन आपस में कंबाइन करते हैं तो एक का मास फिक्स रखो, दो का वेरिएबल रखो, तो उनका जो रेशियो आता है वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। उसके बाद हमने पढ़ा गेलुसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। उसमें हमने पढ़ा कि कोई गैस यदि कंबाइन करती है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में उनकी वॉल्यूम होती है। फिर एवोगैड्रो लॉ में क्या पढ़ा, यदि प्रेशर टेम्परेचर सेम है और यदि वॉल्यूम भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। फिर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। फिर बोला कि केमिकल रिएक्शन में वो आपस में रीअरेंज कर जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उसमें मैंने कहा अनसर्टेनिटी माने एरर, उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए, बाकी सारी राइट साइड में होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैंने कराए, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस आपको कराए। और फिर मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाना चालू किया था। उसमें मैंने प्रिसिशन और एक्यूरेसी बताया। प्रिसिशन का मतलब कि वो कितना उससे क्लोज है और एक्यूरेसी का मतलब वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो कितने लोगों को आज की क्लास एकदम क्लियर है, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस वगैरह भी अब चालू हो जाएंगे बहुत सारे। क्लियर अच्छे से? हाँ जी, मोहित, साक्षी, कुणाल, सयन, शुभम, ऋषभ, ओजस, दक्षित, विराज, सुभाशीष, विनय, अशिति, सबको सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, बाय बाय।